तो नमस्कार, सत श्री अकाल जनाब। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान का पहला बुक जिसका नाम है इतिहास। और ये फर्स्ट लेक्चर है इतिहास का, आज पहला लेक्चर है, ये भी मैं बता दूं। यहाँ पे हर बार की तरह मैं फिर से बोर्ड पे लिख देता हूँ लेक्चर नंबर आज कितना भैया, फर्स्ट। चलो भैया, सुबह सुबह क्या पढ़ा रहा था? मैथ में टोटल 5 चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां त्रिकोणमिति जिसका नाम है। 8 चैप्टर को हम खत्म करके उसके बाद उसको थोड़ा सा पेंडिंग में रख दिए, थोड़ा सा साइड में, और बोल दिए कि उस पर तुम सबको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तब तक आराम आराम से क्या करना है, काम करना डेली। तब तक मैं क्या करता हूँ, सामाजिक विज्ञान को थोड़ा सा निपटाने का काम करता हूँ। सामाजिक विज्ञान में इसमें भी 1-2 चैप्टर निपटा देंगे, चाहे एगो इतिहास बुक पूरा निपटा देंगे, उसके बाद फिर मैथ पे चलेंगे, ठीक ना। इसी तरह चलता है, क्योंकि सारा सिलेबस को पढ़ाना हमको पड़ता ही, यानी कि हर एक सब्जेक्ट, यानी कि हर एक सिलेबस को मैं ही पढ़ाता हूँ। हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, टोटल को मैं ही पढ़ाता हूँ। इसीलिए थोड़ा सा ये चीज करना पड़ता है, कुछ को पेंडिंग में डालकर कुछ को लेकर चलना पड़ता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तुम्हारा सिलेबस खत्म सबसे पहले हम ही करेंगे, इतना हमारे पास कॉन्फिडेंस है भैया, ठीक ना। इतिहास, इतिहास में सबसे जो पहला, अच्छा, सामाजिक विज्ञान में टोटल कितने बुक है सबको पता होगा। जब क्लास 10th वाले को हम स्टार्ट किए थे तभी हम बता दिए कि तुम्हारा सामाजिक विज्ञान में, जिसको हम शॉर्ट में एसएसटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसएसटी। एसएसटी में टोटल कितने बुक है भैया? तो टोटल 4 बुक है। कितना बुक है? 4। लेकिन एक और बुक है जो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, जिसको पढ़ने में और सबसे बेसी मजा लगता है। एक टोटल मिला के कितना जगह? 5। और उस बुक का नाम है भैया आपदा प्रबंधक। क्या नाम है? आपदा प्रबंधक, ये बुक का नाम है। छोटा सा है, बहुत मजा लगता है इसको पढ़ने में। और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? इतिहास। क्या करने वाले हैं? इतिहास। और इतिहास का सबसे पहला चैप्टर भैया, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्र, यही है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में देखोगे तुमको यही मिलेगा। और अदर बुक फॉलो करोगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, ऐसे ही कुछ चैप्टर का नाम होगा। तो उस पर मत जाना, सिर्फ इतना ध्यान देना कि भैया यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको हम क्या कहते हैं, बेस पढ़ना, ठीक है। तो पहले नंबर, हम राष्ट्रवाद में जाने से पहले समझ लेते भैया यूरोप क्या है, ठीक है। बचपन से तुम सब पढ़ते आए होगे भैया सौर मंडल के बारे में, ठीक है। सौर मंडल क्या है सर जी? तो एक सूर्य रहेगा जिसके चारों तरफ 8 गो ग्रह ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा। देखा होगा, बच्चा में पढ़ा होगा। एगो हमारी दुनिया नाम का बुक होगा एनसीईआरटी में। एगो पृथ्वी ऐसी सूर्य भगवान रहेगा, उसके चारों तरफ 8 गो ग्रह चक्कर लगाएगा, शनि, बुध, अरुण, वरुण, ये सब होता है। उसी में से एक हमारा है भैया पृथ्वी भी। क्या है भैया? पृथ्वी। अगर पृथ्वी का चित्र तुम सब नहीं देखोगे तो मेरे पास एक है, जिसको मैं पृथ्वी का, जो पृथ्वी को हम दिखा सकते हैं तुम सबको। भैया इसको थोड़ा सा सफा कर लेते, क्योंकि देखो ये है हमारा पृथ्वी। अब बोलोगे सर जी इसको क्यों दिखा रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास का पहला चैप्टर नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब पहले तुमको बताना ना पड़ेगा कि यूरोप का है। अब यूरोप बताए नहीं, उड़ल चल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब ये पृथ्वी पर तुमको पता होगा कि सबसे ज्यादा क्या है? पानी। और कुछ ऐसे जगह पर है जो जमीन, जैसे कि पीला हरा जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है? जमीन। और जितना भी नीला दिख रहा है, जैसे ये देखो, प्रशांत हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब क्या है? पानी। तो ये पृथ्वी के जमीन को टोटल कितना भाग में बांटा गया? 7 भाग में। यानी कि तुम कह सकते हो बाबू कि पृथ्वी का जो है ना बबुआ, पृथ्वी को सबसे पहले, सॉरी, 2 भाग में। कितने भाग में? 2। एक है पानी वाला भाग और एक है भैया जमीन वाला भाग। फिर से बोल देते हैं, पृथ्वी को टोटल 2 भाग में बांटा गया है। एक है पानी वाला भाग और एक है जमीन वाला भाग। जमीन वाला भाग को बोला जाता है महाद्वीप। क्या बोला जाता बाबू? महाद्वीप। याद रखना, क्या बोला जाता है? महाद्वीप। अब बोलोगे सर जी ये महाद्वीप क्या होता है? तो जो बच्चा में पढ़ागा उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा है उसको मैं बता देता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये जमीन का एक टुकड़ा है। क्या है? जमीन का टुकड़ा। और इसके चारों तरफ खाली पानी ही पानी भरा हुआ है। खाली क्या भरा हुआ है भैया? पानी ही पानी भरा हुआ है। तो भैया इसको हम सब बोलेंगे द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप। जैसे कि तालाब उलाब कभी देखा? तालाब उलाब, तालाब में मान लो कोई छोटा सा घर है और चारों तरफ क्या? पानी। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? द्वीप। लेकिन बहुत बड़ा हो तो उसको बोलेंगे महाद्वीप। तो सिंपल जो पृथ्वी है ना बाबू, पृथ्वी पर टोटल सगर पानी ही भरा हुआ है। अब पानी के ऊपर में क्या है? जमीन। जो जैसे हम सब मान लो पृथ्वी पर भारत है, जैसे भारत है, तो भारत जो है ना, रियल में पानी के ऊपर में ऐसे जमीन तैरता हुआ है। ऐसे क्या है? तैरता हुआ। समझ में आया कि नहीं? तुम सब कभी कभी, जैसे हिमालय पर्वत तुम सब सुना होगा।
चीन और भारत के दोनों के बीच में है। ऐसे मान लो ये भारत का है, हालांकि यहाँ तक चित्र नहीं दिख पाएगा, ये भारत है, इस तरफ क्या है भैया चीन, इस तरफ क्या है चीन, और ये दोनों के बीच में ऐसे करके कौन पर्वत है भैया, हिमालय पर्वत। अब ये हिमालय पर्वत सोचता है तुमसे बना कैसे, इतना ऊंचा ऊंचा पर्वत कैसे बनता है, तो भैया ये जो भारत है ना थोड़ा सा इस तरफ था, क्या था इस तरफ, ये धीरे धीरे खिसक गया गया चीन से टकराया, क्या हुआ चीन से टकराया, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारा उबाल मारा, लावा उठा, जिसके कारण यहाँ पर एक पहाड़ बन गया जिसको बोला गया है हिमालय पर्वत। तो ये इधर से इस तरफ कैसे गया, क्योंकि भारत के नीचे जो जमीन के नीचे में खाली पानी ही भरा हुआ है, इसको इधर भी खिसका सकते हो, इधर भी क्या कर सकते हो खिसका सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास उतना दम ही नहीं है खिसकाने का, ये स्वयं अपने आप ही खिसक सकता, अन्यथा खिसक नहीं सकता, समझा। तो टोटल जितना भी जमीन है ना, जितना भी जमीन है, जैसे भारत चीन धरती जो है जमीन वाला, भारत चीन रूस अमेरिका सब के सब पानी के ऊपर ऐसे क्या हो रहा तैर रहा है, तैरता हमेशा, तैरता नहीं रहता, हालांकि अस्थिर भी रहता है, कभी तैरता भी है कभी अस्थिर भी रहता है, इसीलिए देखा है नीचे में लटका भैया श्रीलंका, श्रीलंका पहले भारत से जुड़ा था, उसको पानी से धीरे धीरे टक्कर मारते मारते क्या हो गया, वो अलग हो गया, क्या हो गया अलग हो गया। तो यहाँ पर श्रीलंका देखो बीच में यहाँ पर दिख रहा है, और जैसे कि यहाँ पर मान लो ये भारत का चित्र है, तो ये भारत वाला नीचे वाला मान लो भारत का भाग है, ठीक नहीं, यहाँ क्या है श्रीलंका, और इसके बीच में क्या है भैया पानी, जो तुम सब रामायण में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर गांधी सेतु सॉरी राम सेतु पुल बनाया गया, तब राम भगवान सीता को लाने गया था, तो यहाँ पर देखो श्रीलंका ऐसे करके क्या हुआ लटका हुआ, तो ये श्रीलंका भी एक क्या है भैया द्वीप है, क्या है द्वीप है, जो पानी के बीचों बीच है, पर श्रीलंका बहुत ही क्या छोटा है, भारत भी बहुत छोटा है, यहाँ पर हम किसका बात कर रहे हैं भैया महाद्वीप, बहुत, समझ में आया कि नहीं। तो देख लो भैया पृथ्वी के कितने भाग में, दो भाग में, एगो पानी वाला भाग एगो जमीन वाला भाग, जमीन वाला भाग को बोला गया है महाद्वीप, समझ में आया, कितने लोग को समझ में आया। अब ये महाद्वीप टोटल पृथ्वी पर कितने होते हैं भैया याद रखना 7, कितने होते हैं 7, सबसे पहला महाद्वीप जो होता है याद रखना उसको हम सब बोलते हैं एशिया, क्या बोलते हैं एशिया, जो हमारा महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, यही तो था यहाँ पे है ना यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है रे अटलांटिक होता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका रहने तो जो रहेगा, उसके बाद क्या होता 1 2 3 4 5 6 एक होता ओशिनिया ने, ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है बाबू, तो एशिया है, जिसमें लगभग 58 देश, 58 इसका हमको पढ़नेंगे तो यहाँ पर चलाते हैं यूरोप, किसमें था भैया यूरोप, तो भैया पूछेंगे तुमसे कि यूरोप का है बाबू, तो याद रखना यूरोप एक क्या है महाद्वीप, महाद्वीप है मतलब एक बड़का जमीन के टुकड़ा है, बड़का जमीन के टुकड़ा जो समुद्र में ऐसी तैर रहा है, और ये यूरोप महाद्वीप में टोटल कितना देश है, तो 44 देश, याद रखना कितना देश है, कहाँ तुम सब पढ़ा रहे, एक मिनट रुको जरा, समझ में आ रहा कि नहीं। अब देखो यूरोप एगो जो बाबू है एक जमीन का टुकड़ा, लेकिन बहुत बड़ा टुकड़ा जो जब समुद्र में तैर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया महाद्वीप, और ये यूरोप एक क्या है महाद्वीप, और इस महाद्वीप में टोटल कितने देश है, 40, कितना है 44 देश, समझ में आया कि नहीं। तो भैया कौन कौन है, कुछ कुछ को हमको पढ़ना है। यूरोप में कौन कौन सा देश आता है भैया, भैया देखना फ्रांस, क्लास में अगर 9th में पढ़ा होगा तो फिर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका सॉरी ऑस्ट्रिया, यूनान, पुर्तगाल, रूस, सॉरी रूस तो आता है ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूनान, अच्छा याद रखना जर्मनी का पहले नाम था प्रसा, क्या नाम था प्रसा, याद रखना पहले नाम क्या था प्रसा, अभी जो जर्मनी है उसका पहले नाम क्या था प्रसा, तो याद रखना फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूनान, पुर्तगाल, हाँ इतना ही के बारे में ज्यादा पढ़ना है और देखेंगे
हालांकि 44 देश है, पर 44 देश के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, 44 देश का नाम हमको याद नहीं रखना है। कुछ कुछ ऐसे देश है जिसके बारे में हमें क्या करना भैया, पढ़ना। तो कितने लोग को समझ में आ गया भैया यूरोप क्या है? तो तुम ये भी बोल सकते हो यूरोप क्या है, 44 देश का एक क्या है, समूह है। 44 देश का एक क्या, 44 देश का एक क्या है, समूह। समझ, जैसे बोलते हैं गुच्छा, चाहे दर्जन, एक केला मतलब एक दर्जन केले ले लेना, तो मतलब 12 को केला ले लेना। तो जब भी बोलेंगे हम यूरोप, तो भैया ये 44 देश का क्या है, एक समूह है। क्या है, समूह है, जिसे महाद्वीप कहा गया। क्या बोला गया भैया, महाद्वीप कहा गया। क्लियर? क्या बोला गया है, महाद्वीप कहा गया। तो कितने लोग भैया यूरोप के बारे में लिख लोगे? तो सबसे पहले नंबर तुम सबको लिखना है यूरोप के बारे में। क्या लिखना है, यूरोप लिखना। यह एक क्या है, महाद्वीप है, जिसमें लगभग 44 देश आता है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका नहीं आता, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूनान, पुर्तगाल आता है। समझ में कि नहीं? ये सब लिख लेना है। अब है भैया पढ़ने का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि तुम्हें हर हाल में समझना होगा, याद रखना, राष्ट्रवाद। क्या समझना है भैया, राष्ट्रवाद। समझ में आया कि नहीं? क्या समझना हमें, राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद क्या होता है सर जी? तो देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो मतलब ये हो कि यूरोप में आजादी कैसे मिली, इसका मतलब होता है आजादी कैसे मिली, आजादी कैसे मिली। जैसे कि अपना भारत, सबको पता होगा कि अपन भारत पहले क्या था, अंग्रेज का क्या था, गुलाम। अंग्रेज यहाँ पर कब्जा करके उसको क्या कहने था, गुलाम बने हुए थे, सबको पता होगा। तो तुमको क्या लग रहा है खाली भारत ही ऐसा था क्या? आंसर है नहीं, इससे पहले पूरा यूरोप को अंग्रेज क्या था, कैप्चर करने था। अब तुम सबको पहले पता होगा, सबको पता होगा, जिस तरह से आज देश राज्य होता है, राजधानियां होती है, वैसे पहले नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था, राजा महाराजा, सिर्फ राजे। जैसे कि आजकल हम एक नागरिक है जिसका हर एक, हम भी नागरिक हैं, विधायक भी नागरिक है। हालांकि भारत में कुछ अलग ही चल रहा है, नेता ऊपर है, हम सब क्या है, नीचे। पर संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग विधायक भी, जितना विधायक का इज्जत हमारे देश में उतना इज्जत हमारा भी है। दोनों नागरिक क्या है भैया, सेम है। तो मतलब सबका अधिकार सेम है। जैसे कि अभी भी देखता होगा कुछ गांव में तुम सब रहता होगा, तो जातिवाद होता ही होगा, छोट जात वालों को बड़ा जात क्या होता होगा, सताता। लेकिन संविधान ये सीधा सीधी क्या बोलता है, गलत कहता है। जितना अधिकार वो छोट जात वाले का, उतना अधिकार तुम्हारा है, जितना तुम्हारा उतना भी छोट जात का है। मतलब सबका समान अधिकार है, बराबर अधिकार है। यही 10, 15, 20 साल पहले चल जाओ, तो बड़ा लोग जो होता था, जो अमीर लोग होता था, उसके सामने में छोटा लोग खटिया पे नहीं बैठ सकता था, कुर्सी पे नहीं बैठ सकता था। तुम खड़े रहोगे, प्रणाम बाबूजी करते, ऐसे करके प्रणाम करने रहो। लेकिन आज वो चीज नहीं है, अब आज वो चीज बदल चुका है। कौन बदला है? तो भैया हमारे संविधान। समझ में है कि नहीं? तो सेम उसी तरह से पहले भी यूरोप में ऐसी हुआ करता था। मतलब एक राजा हुआ करता था, जो जनता लोग जनता रहता था, उसको सताता था, उसका मतलब बहुत सारा काम करता था। अभी हम पढ़ेंगे, आगे चलकर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए राष्ट्रवाद क्या है सर जी, तो हम ये चीज लिखेंगे। तो देखो, राष्ट्रवाद को हम अपनी भाषा में समझने के लिए बोल सकते हैं कि भैया आजादी। क्या बोल सकते हैं? आजादी। लेकिन ये रियल में आजादी नहीं है, लेकिन ये रियल में आजादी नहीं है। तो पूछेंगे आजादी क्या है सर जी? तो आजादी मतलब एक, जिसे बोल सकता है सर जी, स्वतंत्र रूप से घूमना, क्या कहलाता है, आजादी। पर राष्ट्रवाद आजादी नहीं है। राष्ट्रवाद एक भैया विचार है। क्या है? विचार है, विचारधारा है या विचार है, मतलब सोच है सर जी। क्या है सर जी? सोच है। क्या सर जी? सोच है। मतलब राष्ट्रवाद क्या है? थिंकिंग है, विचार है, सोच है। चाहोगे तो राष्ट्रवाद का परिभाषा हम चाहे तो तुम सबको लिख दें भैया, देश के प्रति, देश के प्रति मन में उत्पन्न प्रेम, विचार तथा लगाव, विचार तथा लगाव, लगाव को ही राष्ट्रवाद कहा गया। क्या कहा गया? राष्ट्रवाद कहा गया। मतलब ये है कि तुम देश के बारे में अगर अच्छा सोच रहे हो ना, तो तुम्हारे अंदर राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि तुम गए हो जिम में, बॉडी सोडी डोले, ऐसे डोला डंबल उठा कैसे ऐसे कर रहा है, मतलब तुम्हारा बॉडी बन रहा है, शरीर बन रहा है। तुम रनिंग कर रहे हो, दौड़ कर रहे हो, तो मतलब तुम्हारा शरीर स्वस्थ है। तुम हर एक काम कर रहे हो, तो मतलब तुम्हारा शरीर स्वस्थ है। तो इसीलिए तुम देश के प्रति अगर कुछ भी अच्छा सोच रहे हो, तो मतलब तुम्हारे अंदर में क्या उत्पन्न हो रहा है? राष्ट्रवाद, मतलब अच्छा विचार। समझ में आया कि नहीं? तो कह सकते हो कि राष्ट्रवाद को हम बोल सकते हैं सर जी अच्छा विचार। किसके प्रति? तो भैया देश, समाज। तुम समाज के प्रति भी अगर सोच रहे हो अच्छा, तो मतलब तुम समाज के प्रति क्या उत्पन्न हो रहा है तुम्हारे अंदर में? राष्ट्रवाद।
समझ में आया कि नहीं? अगर कोई गलत, जैसे मान लो कोई गांव में बड़ा आदमी छोटे को सता रहा है, तो तुम बोल दियो भैया कि ये गलत है, तुम्हारा मन में गलत लग रहा है कि तुमको गलत है, तो मतलब तुम्हारे अंदर में क्या उत्पन्न हो रहा है? राष्ट्रवाद। क्या उत्पन्न हो रहा है? राष्ट्रवाद। समझ में आया कि नहीं? तो देश के प्रति मन में उत्पन्न प्रेम, विचार अथवा लगाव को ही क्या कहा गया भैया? राष्ट्रवाद। सिंपल भाषा में इसको जवाब दो, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ यूरोप में राष्ट्रवाद, तो मतलब पहले यूरोप पर क्या था? अत्याचार से पूरा जुल्म होता था, तो धीरे धीरे सबके मन में क्या हो रहा था? राष्ट्रवाद उत्पन्न, मतलब प्रेम उत्पन्न हो रहा था अपना देश के प्रति। समझ में कि नहीं? अपने जनता के प्रति प्रेम उत्पन्न होता, समाज के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा था सभी लोगों में, तभी बोलते हैं क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है भैया? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो कितने लोग राष्ट्रवाद का राष्ट्रवाद मतलब समझ गया? देश के प्रति उत्पन्न प्रेम अथवा विचार तथा लगाव को ही क्या बोला जाता? राष्ट्रवाद। अब देख, हम क्या बोले? यूरोप में कितने देश है? 44, जिसमें से एक फ्रांस है। तो भैया सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ उत्पन्न हुआ था भैया? फ्रांस में। कहाँ में हुआ था? फ्रांस में। कहाँ उत्पन्न हुआ था? याद रखना, फ्रांस में। कब? तो याद रखना 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। अब क्वेश्चन ये सर जी कि वहां राष्ट्रवाद की भावना क्यों उत्पन्न हुआ था? क्वेश्चन ये भी तो बनता भैया कि वहां पर राष्ट्रवाद की भावना क्यों उत्पन्न हुआ था, क्या ऐसा हो रहा था वहां पर? तो भैया अभी हम तुम सबको बताते हैं। फ्रांस में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुईस 16वां। क्या नाम था? लुईस 16वां। अब बोलेगा सर जी ये कैसा नाम है? तो देख, इंग्लैंड के आदमी है, अंग्रेज लोग है, उसका नाम ऐसा ही रहेगा। अब देखो, तो देखता ना वंश का होता है, ये बुर्बो वंश का था। किसका वंश का? तो याद रखना, बुर्बो वंश। बुर्बो वंश, बुर्बो राज वंश। पूछेगा तुमको कि लुईस 16वां किस राजवंश के था? तो बुर्बो राजवंश के। अब देख लो, लुईस 1वां, 2वां, 3वां, 4वां, 5वां, 16वां तक फ्रांस का राजा कौन था? राजा को अपना इतिहास में बोला जाता सम्राट। याद रखना, क्या बोला जाता भैया? सम्राट। सम्राट का अर्थ होता भैया राजा। समझ में है ना? तो 1789 में वहां का राजा कौन था? लुईस 16वां। किस वंश से था? बुर्बो राजवंश से। किस राजवंश से था? बुर्बो। ये बहुत ही हरामी था। बहुत ही क्या था? हरामी था। अपना भाषा में तो हरामी बोलते हैं, लेकिन इतिहास के भाषा में उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद। अपना भाषा में बोलते हैं हरामी। क्या बोलते हैं? हरामी। एग्जाम में जाके नहीं लिख देना कि भैया कि लुईस 16वां हरामी था। भैया माफ करियो, एग्जाम में लिखना वो बहुत क्या था? निरंकुशवाद। मतलब बहुत ही हरामी था। क्या क्या करता था? तो देखो हम बताते हैं। उसका काम क्या क्या था? सबसे पहले उसका सबसे बड़ा क्या था? निरंकुशवादी शासन। निरंकुशवादी शासन। निरंकुशवादी शासन मतलब अत्याचार वाला शासन। अत्याचार सब पे करता था, सब पे जुल्म करता था, अत्याचार करता था। दूसरा था समानती व्यवस्था का स्थापना। समानती व्यवस्था का स्थापना। समझ में आएगा ना? जनता का जनता को राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं देना। सबसे पहले इसका क्या था? शासन, निरंकुशवादी शासन। मतलब जो राजा कहेगा वही होगा, अन्यथा उसके अलावा कुछ नहीं। अगर राजा बोल दिया भैया तुम किसी का मूड़ी काटो, तो भैया तुम काटना तुमको पड़ेगा। अगर राजा बोल दिया कि तुम अपने पिता को मारा, तो तुमको मारना ही पड़ेगा। ऐसा इसका शासन था। मतलब राजा बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है जिसको तुम मिटा नहीं सकते। खत्म। दूसरा था समानती व्यवस्था का स्थापना। ये समानती व्यवस्था क्या होता है? तो जैसे गांव में किसान लोग ना, तो भैया करता था, तो खेत है तुम्हारा, खेती भी करो तुम, फसल भी उपजाओ तुम, सब मेहनत करो तुम, पर जब फसल की बारी लेने की बारी होगी तो फसल किसका होगा? मेरा। राजा का कहना था फसल किसका होगा? मेरा। समझ रहे हो कि तुम खेती करो, सारा सब चीज उपजाओ, खाद पानी सब कुछ, उसको मेहनत से साल भर उपजाओ, और जब फसल होगा तो फसल किसको मिलेगा? अब वो राजा पूरा फसल ले लेगा और वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा? तुमको दे देगा। मान लो तुमको 100 मन हुआ तो उसमें 2 4 5 मन तुमको दे दिया, तुम अपने में खुश रहो। अब तुम भैया बोलोगे कि
सर मेरा परिवार थोड़ा सा ज्यादा है, 10-15 परिवार है तो थोड़ा ज्यादा दिए, जजरीमन बढ़ा के दे देगा, ज्यादा बोल तुमको मरवा देगा, खत्म। ऐसा होता था वहां पे, समझ में आया ना। हाँ। तो समानती व्यवस्था। फिर में जनता को राजनीतिक अधिकार कुछ नहीं दिया था, कुछ नहीं। जैसे राजनीतिक अधिकार मतलब वोट देना, चाहे मान लो अभी हम चाहेंगे तो हम वार्ड मेंबर में, चाहे मुखिया में, चाहे विधायक में, कुछ में भी हम खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि हमारा पास राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि हम इस देश का नागरिक हैं। पर उस समय ये सब नहीं हुआ था। राजा ही राजनीतिज्ञ है, राजा ही राजनीतिज्ञ, जनता भी है, वही फैसला करेगा भैया कौन उसका राजा। देखता था ना भैया, राजा उसका तो कर बेटे पे अगला राजा बनेगा, कोई चयन करने का उपाय नहीं भैया कि हाँ सब जनता चुनो कि तुम्हारा राजा कौन होगा, कुछ नहीं। राजनीतिक अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार नहीं था। तो चाहो तो तुम लिख सकते हो भैया वोट, उस समय बोलते थे राजनीतिक का अधिकार, अब बोलते हैं उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार वोटे देने का नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक नहीं। आर्थिक संकट, और क्या था भैया? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट क्या होता भैया? आर्थिक संकट में क्या था, तो भैया जब फ्रांस युद्ध करता था तो जिसे ना तो बहुत सारा क्षति हो जाता था। जब फ्रांस किसी से लड़ाई उड़ाई करता था तो उसमें बहुत सारा क्षति हो जाता था। अब उसके कारण फ्रांस में पूरा भूखमरी, गरीबी छा जाता था। और राजा क्या करता था, जितना खर्चा हुआ, जैसे मान लो कि युद्ध हुआ, क्या हुआ? युद्ध हुआ, तो उसमें जो खर्चा हुआ ना, वो खर्चा किस पर डाल दिया जाता था? जनता पे। जनता पे। एक तो पहले नंबर ऐसी गरीबी छाले, महामारी छाले देश में, और क्या करो, सारा कर्जा किस पे डाल दो? जनता पे, कि भैया तुमको ही भरना पड़ेगा। तो यही था क्या भैया? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट मतलब गरीबी, गरीबी छाया हुआ था देश में पूरे, भूखमरी छाया था, भूख मरी, बहुत महामारी, महामारी क्या हुआ था? छाया था। और क्या था? मध्य वर्ग वाले को, मध्य वर्ग, सॉरी कुलीन वर्ग वाले था कि मध्य वर्ग वाले, देखने बुक कहाँ है तुम्हारे पास, पता नहीं। मध्य वर्ग वाले को विशेष, हाँ मध्य वर्ग वाले को सताना, चाहे यहाँ पे लिख देते हैं कुलीन वर्ग वाले को विशेषाधिकार, ठीक नहीं। कुलीन वर्ग वाले को, कुलीन वर्ग वाले को विशेषाधिकार, विशेष अधिकार। आप बोलेगा सर ये कुलीन वर्ग वाला कितने लोग? तो देखो भैया यहीं पर बढ़ा देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। छठा में सामाजिक असमानता, क्या? सामाजिक असमानता, असमानता। सामाजिक असमानता क्या था? तो समाज में तीन तरह के लोग होते थे, मतलब 3 वर्ग वाले लोग। एक होता भैया था पादरी होता था, जो सबसे अमीर होता था। एक होता था कुलीन वर्ग वाले, एक होता था मध्य वर्ग वाले। तो मध्य वर्ग वाले में समझ गया तुम सब कौन आएगा? मध्य वर्ग वाले में होता था गरीब उरीब, और कुलीन वर्ग वाले में वो होता था जिसके पास जमीन। देखो मध्य वर्ग वाले में जिसके पास नौकरी उकरी समय होता था ना, वो आता था। आजकल जो नौकरी लेने के लिए तुम पागल होते थे ना, उस समय से मध्य वर्ग में कौन वाला आता था? नौकरी वाला, जो वकील उकील होता था ना, वो आता था। कुलीन वर्ग में कौन आता था? जिसके पास जमीन जायदाद होता था। और पादरी वर्ग वाला वो आता था जो राजा उजा के चचेरा फुफेरा ननेरा ममेरा क्या था? रिश्तेदार। तो ये आता था भैया पादरी वर्ग में। किसमें? पादरी वर्ग में। एक होता था कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग वाले में वो आता था तो जमींदार होता था। अरे ऐसे थोड़ी होता था कि राजवा डायरेक्ट जाके किसी से, राजा रखता था अपना अपना सेना, छोटा छोटा करके रखता था सेना, और उसी को बोलते थे भैया तुम उ गामा में तुम तहसील ना, ई गामा में तुम तहसील ना, वो गामा में ई तहसील ना। इसी तरह गाँव छोटा छोटा जगह होता था। अब बोल देते थे भैया तुम फलानमा गाँव में तुम तहसील ना, फलानमा गाँव में तुम तहसील ना। तो जो गाँव में तहसीलदार था ना आदमी, उसी को उसको रख सकते हो कुलीन वर्ग में, ठीक नहीं। अब पादरी वर्ग में रजबा के रखो, रजबा के खानदान उनदान को रखो। अब मध्य वर्ग में आ जाता था गरीब लोग, हम तुम, जिसके पास नौकरी उकरी हुआ करता था, समझा। तो भैया कुलीन वर्ग वाले को विशेषाधिकार, उसको लिए पूरा अधिकार था। तुमको जो करना करो, किसी को पीटना पीट दो, मारना है मार दो, जिसे जितना जमीन छीनना है छीन लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मध्य वर्ग वाले को बहुत ही सताया जाता था। क्या किया जाता था भैया? सताया जाता था। और तो और बहुत सारा कारण हम बता देंगे, लेकिन इतने कारण तुम सबको बहुत है। और कारण बताएं, नाप तोल के अलग पद्धति होता था। जैसे कि मतलब अमीर आया ने तो उसका 1 केजी मतलब होता था 1000 ग्राम। क्या होता था? 1000 ग्राम। और मध्य वर्ग वाले आएगा तो उसका 1 केजी मतलब होता था 800 ग्राम। मतलब बोला गया भैया 1 केजी चावल दीजिए तो मतलब 800 ग्राम देगा, 200 ग्राम तुम्हारा गया। तो मतलब गरीब के लिए ये 1 केजी होता था और अमीर के लिए 1 केजी। सोचो ये हुआ करता था पहले।
और बहुत नाप तोल के ने पैसा पर खाली राजा का फोटो होना चाहिए, किसी दूसरा का आ गया तो भैया तुमको मार दिया जाएगा। तो ये बहुत सारा अत्याचार, इतना अत्याचार होने के बाद जनता लोग क्या हो गया, क्रोध, अंदर से क्या खोला, उसका खून, कि भैया देश घर मेरा। हालांकि एक दिन में ये चीज नहीं होता, तो जनता के अंदर में क्या खोला, खून खोला, और सभी जनता मिल के निरंकुशवादी शासन राजा जिसका नाम था लुईस सोलामा का क्या हो गया, खिलाफ आंदोलन किया, बहुत सारा मारपीट भी हुआ। लेकिन सन 1789 में सारा फ्रांस के जनता क्या हो गया, पागल। और क्या क्या लुईस सोलामा के जाराज पर जाके, महल पर जाकर लुईस सोलामा के और लुईस सोलामा के घरावली के दोनों, मतलब सॉरी, लुईस सोलामा को पकड़ा, और लुईस सोलामा को पकड़ के एगो गलोटिन जैसे जानवर को नहीं काटा जाता, वरा पर सूता के गलोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुलेटिन, क्या बोलते हैं, गुलेटिन, गलोटिन, सॉरी गलोटिन, गलो गलोटीन, जिससे जानवर को, ऐसे जानवर को सूता के नहीं से कचदनी काट दिया जाता है, वो गलोटीन में ले जाके लुईस सोलामा का सूता के एकदम कचाक दुना काट के मुड़िया फेंक दिया, ऐसे खत्म। राजा लुईस सोलामा। इतना अत्याचार करोगे तो कौन सहेगा रे? ये तो मतलब एक इतिहास में लिखा हुआ, जो कितना कुछ ऐसे चीज है जो लिखा भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे चीज जो लिखने लायक, जो लिखने लायक ही ना, उसको कैसे आदमी लिख सकता है? जैसे रेप उप करना, किसी के साथ कुछ भी कभी भी कर देना, इतना हरामी था ये लुईस सोलामा। इसीलिए फ्रांस का सारा जनता 1789 में पगलाया, और इसको पकड़ के लाया गिलोटिनवा, फिर ऐसे करके सुताया, पकड़ के काट दिया। जैसी इसको काटा, एक घारा बली, किसका, लुईस सोलामा के घारा बली फरार। बाप रे मम्मी, रे मम्मी, ई का कर दिया हमको, ई मार देगा, पूरा एकदम डर से एकदम उसका हड़कंप खत्म हुआ, वो भाग गई। लेकिन इसका घरों बली को पकड़ के गिलोटिन भी लाया, फिर एकदम कचाक बना के किया गया। और ये काम कब किया गया था भैया, याद रखना, 21 जनवरी 1893 में। मतलब क्रांति हुआ था 1789 में, और फांसी मारा कब, 1793, कितना में, 1793, यानी कि लगभग 4 साल बाद। यानी कि ई राजवा छुप छुप के भागता था, नुक्कल रहता था, एकदम धरा गया तो पकड़ के रगड़ दिया। भैया जब तुम इतना अत्याचार करोगे, तुमको कौन सहेगा? समझ में आया कि नहीं? तो भैया यही लिए, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, समझ में सबको आया? अब देखो कि नोट्स कैसे बनाना। तो पहले यूरोप के बारे में लिख दोगे, राष्ट्रवाद के बारे में लिख दोगे, यह एक सोच और विचार है जो देश के प्रति उत्पन्न होता है, बस ऐसे भी लिख सकते हो। यह तो देश के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रेम, लगाव, विचार, भावनाओं को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। ठीक नहीं? और सबसे पहले राष्ट्रवाद की यहाँ पर लिखना, सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ उत्पन्न हुई थी, फ्रांस में। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा सबसे पहले, अब यहाँ पे लिखना, ये सबको मिटा देते हैं। उसके बाद फ्रांस की क्रांति लिखना, क्या लिखना, फ्रांस की क्रांति, ऐसे लिखना, या तो इसी को लिख सकते हैं 1789 की क्रांति। नोट्स कैसे बनाना वो बता देते हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे, जब चैप्टर खत्म होगा तो हम कोशिश करेंगे कि नोट्स डाल दें, कि साइंस का नोट्स डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। चलो भैया मिल जाएगा, लेकिन हाँ, जब पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म हो जाएगा तभी नोट्स मिलेगा, चैप्टर खत्म होने के बाद। तो इसीलिए बोलेंगे भैया कम से कम कुछ कुछ बना लो, बाद में जब नोट्स हम तुमको दे देंगे तो वो अपना PDF से निकलवा लेना और आराम से पढ़ना, ठीक है? लेकिन हम बोलेंगे भैया खुद से भी नोट्स बना लो, क्योंकि हम नोट्स बनाने का भी तरीका बता रहे हैं। अब बोलेगा सर जी फ्रांस की क्रांति मतलब, क्रांति मतलब समझता है? क्रांति आजकल नाम भी होता है बच्चा उच्चा के, पर वो क्रांति नहीं है, वो क्रांति नहीं। क्रांति मतलब होता है विरोध, राजा के खिलाफ विरोध उत्पन्न करना, मतलब लड़ाई करना, अच्छा लड़ाई। ऐसा नहीं कि गांव में हम दो लड़का लड़ जाओ अब बोलो कि क्रांति हो रहा है, दो चार को कपार फोड़ लेना, तुम चाचा का फोड़ देना, चाचा तुम्हारा बाबू के फोड़ देगा, बोलना क्रांति हो रहा है। अत्याचार के खिलाफ लड़ाई करना ही क्या कहलाता, क्रांति कहलाता। समझ में? कितना लोग जो डेली क्रांति करता है, क्रांतिकारी वाला कौन कौन यहाँ पे, डेली कपार फोड़ने वाला गांव में देखता होगा बहुत क्रांतिकारी आदमी होगा, जो दो चार को कपार डेली फेंकता, वो तो क्रांतिकारी नहीं है। समझा? गांव में भी आजकल क्रांतिकारी देखने को मिलेगा, जो गलत के गलत बोलेगा, सही को सही बोलेगा, तो उसी को बोलते हैं क्रांतिकारी आदमी। समझ में है? तो फ्रांस की क्रांति, तो लिखना है सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस में उत्पन्न हुई थी, उत्पन्न
हुई थी, जिसे फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जिसे फ्रांस की क्रांति क्रांति कहा जाता है, कहा जाता। फ्रांस की क्रांति सन मतलब समझता है ना? साल 1789 में हुआ या हुई थी या हुआ था, 1789 में। उस समय वहां का राजा, उस समय ये सब नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत, उस समय वहां का राजा लुई 16वां था, लुई 16वां, जो बुर्बो राज वंश का था। इसकी अनंत अत्याचारों के बाद इसके खिलाफ आंदोलन यानी कि क्रांति की गई, जिसे 21 जनवरी 1793 को गुलियोटिन पर चढ़ाकर इसका फांसी दे दिया, या तो घेच काट दिया, लिख देना ना, फांसी दे दिया था, लिख सकता लुई 16वां जो बुर्बो राजवंश का था। इसके अनंत अत्याचारों के बाद इसके लिख सकता इसके निरंकुशवादी शासन सहने के बाद 21 जनवरी 1893 में इसे गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी की सजा दी। लिख देगा? कितना लोग लिख देगा? डील डन, लिख देगा ना? अब उसके बाद अगला टॉपिक डालना, फ्रांस की क्रांति का कारण। फ्रांस की क्रांति का फ्रांस की क्रांति का कारण मतलब फ्रांस में क्रांति का कारण क्या था, ये पूछा जाएगा। तो भैया ये वाला लिख देना भैया, निरंकुश राजा का निरंकुश, यहाँ पर अच्छा से लिखना तुम सबको, ठीक ना? यहाँ पर हम लिख दें इसको। अच्छा, इस सबको मिटाएं, हम क्या करते हैं यहाँ तक ऐसे नोट्स बनेने चल जाना, फ्रांस की क्रांति को भी लिख देना, और उसके बाद अब लिखना यहाँ से इसको मिटा कर लिख देते हैं फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है, वो तुमको लिखना पड़ेगा भैया, तुमको कारण क्या है लिखना पड़ेगा। फ्रांस की क्रांति का कारण ये तो 1789 के फ्रांस की क्रांति का कारण ऐसे पूछेगा। तो सबसे पहले भैया राजा का निरंकुशवादी शासन, राजा का निरंकुशवादी शासन, सामंती व्यवस्था का स्थापना, सामंती व्यवस्था का स्थापना, कौन हल्ला कर रहा है? दूसरा, जनता से राजनीति का अधिकार नहीं देना, जनता को राजनीति का अधिकार नहीं देना, लिख देगा, लिखा हुआ। आर्थिक संकट, क्या है? आर्थिक संकट, और आर्थिक संकट को याद रखना, आर्थिक संकट मतलब महामारी फैला हुआ था, भूखमरी फैला हुआ था फ्रांस में उस समय, समझ में? क्यों? क्योंकि युद्ध का सारा कर्जा किस पर डाल दिया था। अच्छा, एक और लिख लेना, कर का बोझ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सारा जनता पर कर्जा का बोझ डाल दिया गया था। कर्जा उस समय बोला जाता लगान, कर मतलब समझते हो ना, लगान, अरे वसूली रे, लगान वसूली। मूवी तुम सब ना देखता है रे, भोजपुरी देखता कि है हो बटनुआ का कैल बड़ा, ये देखा तकड़ा का, यही सब देखता है, खाली भोजपुरी देखता कि हिंदी और कभी मूवी देखा? भोजपुरी देख भैया, जीवन बदलना तो भोजपुरी मूवी से दूर रहो। एक शब्द में, जीवन बदलना तो भोजपुरी मूवी से दूर रहो। भोजपुरी मूवी में कहाँ शुरू कर, लव स्टोरी से शुरू होकर बाप के गर्दन काटे तक वजी तक खत्म। वहां पर कोई क्रांति नहीं, कोई एकदम आजादी पजादी कुछ नहीं। आजादी तुमको मिलेगा तो बाप से तुम यही सीखेगा। भोजपुरी के मूवी इतना घटिया मूवी आज तक धरती पर कोई हुआ नहीं। 1992 से मूवी बनने के शुरू हुआ, अभी तक लव स्टोरी पे चल रहा है, कुछ उसको अलग कहानी मिला ही नहीं। शुरू होगा कहानी से, अंतिम में जाके लड़की के माँ बाप के गर्दन काट देगा, लड़की से ब्याह कर लेगा, खत्म। कहाँ का सही है न्याय? तुम ही सब लड़की लोग पढ़ रही है। अगर मान लो जिससे जो तुमसे शादी करना चाह रहा है वो तुम्हारा बाप का गर्दन काट दे, माँ का गर्दन काट दे, तुम्हारा भाई का मार दे, पीट दे, तुम उससे शादी करेगी? आंसर ऐसे ही नहीं। तो मूवी में कहा सच दिखा रहा है, समझे ना? तो कर मतलब होता कर्जा, ढेर से कर्जा डाल दिया था जब आर्थिक संकट आया था, जैसे युद्ध महामारी हुआ था ना, तो सारा युद्ध का खर्चा किस पर डाल दिया गया था? जनता पे। तो इसीलिए कर का क्या आ गया था? आज लिख सकता कि कुलीन वर्ग वाले को विशेषाधिकार देना, ठीक है? सामाजिक असमानता,
सब लिख देना, जितना लिखना लिख देना। 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर में भी लिख देना, 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर में 2-4 को लिख देना, बस। समझ में आया कि नहीं? सामाजिक असमानता क्या था? तो भैया पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, ठीक है। तो इसको कहीं पे बगल में नोट्स में लिख लेना, पादरी वर्ग किसको बोलते हैं? तो भैया सबसे अमीर को, सबसे अमीर को, आई जमींदार लोग को, जमींदार लोग को, आइए गरीब लोग को। जरा नौकरी उकरी है वो गरीब था, अभी जिसके पास नौकरी है ना वो भैया गांव का सबसे बड़का आदमी है। उस समय जिसको गरीब था उसको रखा जाता था मध्य वर्ग में, सबसे थोड़ा निचला जात में रखा जाता था। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कहाँ गया मेरा बुक? क्या यहाँ तक नोट्स बना लेगा? किसी को अगर कोई आपत्ति है नोट्स बनाने के लिए तब देख ना। तो कब फांसी दिया गया था? तो 1793। उसके बाद अब एंट्री होता है एनबीपी। एनबीपी बोले तो नेपोलियन बोनापार्ट, बोनापार्ट, उसको फांसी दे दिया गया। तो फिर वहां पर सब कुछ बदल गया, राजा के खिलाफ सब आवाज उठाने लगा, सब के सब क्या हुआ? राजा के खिलाफ आवाज उठाया। अब देखो यूरोप इतना बड़ा है, हालांकि जानता है हम पिछले साल सोशल साइंस पढ़ाए थे, उसमें हम तुमको बहुत अच्छा से बताएंगे, उसमें चित्र के अकॉर्डिंग तुमको बताएं कहाँ है यूरोप। अगर तुम सब चाहते हो वीडियो को करना तो हम कहेंगे कि भैया जाकर करो। उसमें हम मैप जो होता है ना, मैप जैसे कि यहाँ पर तुमको हम सहारा लिए थे इसको समझाने के लिए, लेकिन उस समय ये मेरे पास नहीं था, तो इसमें यूरोप कहाँ गया? यहाँ है ये वाला यूरोप, ठीक है ना? ये क्या है? यूरोप। पर यहाँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मोबाइल में तुम मैप खोलना, जहाँ पिछला साल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अगर मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस समय हम बहुत अच्छा से समझाते कि यूरोप कहाँ होता है, ठीक है? ये मान लो है यूरोप, यहाँ पर एक छोटा सा क्या है? फ्रांस। क्या है? फ्रांस। इसके जस्ट बगल में जर्मनी, एगो देखो इटली भुला गए थे लिखे, एगो इटली भी है, फ्रांस से माता इटली। ये तुम्हारा क्या है? जर्मनी। क्या है? जर्मनी। और ये जब भिचुकुना ससला है ऑस्ट्रिया, इतने रखना भिचुकुना सा इतू साइड में, और यहाँ ऐसा करके तुमको रहेगा इटली दिखेगा, चल लंबा नहीं है, तुमको क्या दिखेगा? इटली। ये तुमको दिखेगा जर्मनी, इसके ऊपर दिखेगा तुमको यूनान। क्या दिखेगा? यूनान। और इधर तुमको दिखेगा एशिया वाला रूस। तो ये ऐसे ही इतने इतने छोटे छोटे देश है, जिसमें यहाँ पर है भैया फ्रांस। अब बताओ एक देश में अगर सगर अब तुम सोचेगा सर जी फ्रांस में सब खाली ऐसा था, पूरा यूरोप में उनका भी राजा था, पूरा यूरोप में हरामिया राजा था। यहाँ भी निरंकुशवादी राजा, यहाँ भी निरंकुशवादी राजा, ऑस्ट्रेलिया पर तो सबसे निरंकुशवादी राजा था, इटली में भी निरंकुशवादी राजा, सगर हरामिया राजा था जो अपना मन से करता था और किसी को करने नहीं देता था। अब फ्रांस में भैया राष्ट्रवाद की भावना पनपी, तो अब कोसली सीधा सीधी बात है, बगल वाला देश को पता चलेगा ही भैया कि फ्रांस में राजा ऐसे ऐसे अत्याचार किया, तो फिर राजा को गिलोटिन पर चढ़ाकर उसको काट दिया गया, फांसी दे दिया गया। एक मिनट रुक जा, सबको पता चलेगा। अब फ्रांस चाहता भी था कि मेरा जो क्रांति हुआ है 1789 में वो सबको क्या हो पता चले, ताकि वहां के जनता भी क्या करे? राजा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्या रहे? तैयार है। इसीलिए ये चाहता था कि पूरा यूरोप में हम क्या करें? फैला दें राष्ट्रवाद की भावना, पूरा यूरोप में क्या करें? फैला दें। राष्ट्र मतलब आजादी कराने का तरीका सब पूरा यूरोप में क्या करें? फैला दें। समझ में? चाहता भी था, ठीक है। तो 1793 में तो राजा मर गया था, लुई सोलामा। अब वहां का राजा कौन बनेगा? तो भैया वहां फ्रांस का राजा फिर कोई नहीं था, मतलब जौन मन था क्या करता था? शासन करता था। तो एक है डायरेक्टरी। क्या था? डायरेक्टरी नाम का वो मतलब समूह था। डायरेक्टरी नाम का एक क्या था? समूह था। मतलब बहुत अच्छा, बहुत कमजोर था, जो क्या करता था? फ्रांस पर शासन कर रहा था। ऐसा नहीं कि शासन कर रहा था भैया निरंकुशवादी, सब चीज बदल गया था। फ्रांस में जो था अत्याचार वो सब क्या हो गया? बदला गया था। मतलब निरंकुशवादी शासन सीधे क्या हो गया भैया? समाप्त। लेकिन फिर भी कुछ कुछ था जिसको और बदलना था, लेकिन ये डायरेक्टरी बदलना नहीं चाहता था। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट आया और इसको क्या किया? हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। अब बोलेगा सही नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? तो यह एक फ्रांस का सेना था। क्या था? सेना का अध्यक्ष था। सेना का अध्यक्ष था। इसका जन्म फ्रांस में हुआ था, मतलब ये फ्रांस का ही रहने वाला था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का रहने वाला था भैया? फ्रांस का, ठीक ना? फ्रांस का रहने वाला था, जो सेना का क्या था? अध्यक्ष था। ये क्या किया? 1799 में, कितना? 1799 में डायरेक्टरी समूह को क्या किया? हरा दिया। डायरेक्टरी समूह को हराकर और 1804 में, कब?
1804 में अपने आप को क्या किया, सम्राट घोषित किया। क्या घोषित किया, सम्राट। सम्राट बोले तो राजा, राजा घोषित कर दिया। कहाँ का, तो याद रखना फ्रांस का। तो पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट राजा कब बना था, तो भैया 1804 में। समझ में, किसको पराजित कर था, डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी को कब पराजित किया, कब हराया, 1799। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं। तो नेपोलियन बोनापार्ट अब आगे क्या करेगा, हम उसके बारे में कहानी में क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। ये टाइम, अरे यार तो अभी तो 10 मिनट टाइम बचा हुआ, तो पढ़े या तुम हमेशा पहले पढ़ने जाता, ठीक। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या था भैया, फ्रांस का सेना का अध्यक्ष था, जो बाद में क्या करा, डायरेक्टरी को हराकर 1799 में डायरेक्टरी को हराकर फ्रांस का क्या बन गया, सम्राट। कब, 1804 में। और जब ये सम्राट बना तो ये क्या क्या किया, तो सबसे पहले नंबर, राजा की निरंकुशवादी शासन खत्म, सामंती व्यवस्था खत्म, अत्यधिक संकट, कर सब खत्म किया। प्लस में जनता का समान अधिकार मिला, मतलब सभी जनता एक बराबर होगा, बड़ा अमीर हो गरीब हो सब एक नियर होगा, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब ये शासन लाया। कौन, एनबीपी, नेपोलियन बोनापार्ट। और भैया यहाँ पर लिखे ना क्या क्या किया, और एक्स्ट्रा ये क्या क्या किया, ये तो सब खत्म किया ही। और क्या क्या किया भैया, सभी को समान अधिकार, सभी को समान अधिकार दिलाया, समान। देखो यहाँ पे हल्का सा इसको हम मिटाकर ये सब लिख लेगा कारण, ठीक है। अब लिख लेता डायरेक्ट एनबीपी के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट। अब डायरेक्ट लिख लेंगे, तुमसे 5 नंबर में पूछेगा, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक नहीं। यह क्या था, फ्रांस का सेना था, या फ्रांस का सेना था, जो 1799 में डायरेक्टरी को पराजित करके, डायरेक्टरी को हराकर सन 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया, एक बन गया। अब भैया नेपोलियन बोनापार्ट था बहुत ही बढ़िया आदमी। नेपोलियन बोनापार्ट कैसा आदमी था, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं भैया, एनबीपी। क्या बोलेंगे, एनबीपी, नेपोलियन बोनापार्ट। ये बहुत अच्छा आदमी था। ये चाहता था कि फ्रांस से हर जगह बात फैले, इसीलिए ये फ्रांस में ही नहीं, जो है ना यूरोप में जो था छोटा सा फ्रांस, ये फ्रांस में नहीं, फ्रांस के बगल में जितना भी देश था, जैसे जर्मनी, इटली, यहाँ पर था, सॉरी ये तुम्हारा यहाँ ऑस्ट्रिया, यूनान, सगर चाहता था कि क्या करे, फैले। इसीलिए अपना सेना को लेकर, राजा तो बन गया था, इसके पास सेना तो आ ही जाएगा, तो सेना लेकर कभी इधर मारपीट कर रहा, कभी इधर मारपीट कर, सब राजा को, जितना भी निरंकुशवादी राजा था, सबको ढिचुंग 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 मार मार कर क्या कर रहा था, आजादी दिला रहा था। सगर लहर फैल गया था भैया, एनबीपी, नेपोलियन बोनापार्ट एगो मसीहा आया है, जो पूरा यूरोप को क्या कर देगा, राष्ट्रवाद कर देगा, मतलब सगर आजादी आराम से दिला देगा। सब सबके पूरा विश्वास हो गया था। और जब भी आजादी दिलाता था ये क्या क्या कानून लाता था भैया, ये पहले समझो। सबसे पहले निरंकुशवादी शासन क्या क्या करता था, समाप्त। तो तुम सब लिख लोगे ना, सबसे पहले निरंकुशवादी शासन समाप्त। दूसरा में क्या किया, सामंती व्यवस्था को भी समाप्त, लिख लेना, ठीक ना। जनता को समान अधिकार दिलाया, समान अधिकार, चाहे राजनीतिक अधिकार दिलाया, यहाँ पर लिख लेगा, जनता को राजनीतिक अधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार, यानी कि अब जो राजा बनेगा वो जनता के अकॉर्डिंग, जैसे अभी हम राजा बनाते हैं प्रधानमंत्री को दे देते हैं वोट, बन जाता है, तो उसी तरह से वोट देने का अधिकार दिलाया। और उसके बाद क्या किया, सब पर कर का क्या किया, कर का बोझ हटा दिया, कर का बोझ हटा दिया। अब बाकी बात, कुलीन वर्ग वाले तो अपने आप समझ हो है कि भैया सबको समान अधिकार दिला दिया। क्या किया, सबको समान अधिकार, सभी को समान अधिकार दिलाया। क्या दिखाया, समान अधिकार दिलाया, समझा। राष्ट्र 1 2 3 4 5 6 राष्ट्रभाषा, सॉरी क्षेत्रीय भाषा को हटाकर, क्षेत्रीय भाषा को हटाकर राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। मतलब
जो फ्रांस था ना, फ्रांस बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा में टूटा हुआ था, ऐसे 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 ऐसे, जहां पर हर क्षेत्र का भाषा अलग होता था और हर क्षेत्र में अलग अलग नोट भी चलता था। हर क्षेत्र में अलग अलग नोट चलता था। जैसे मान लो मतलब अपना गांव है तो अपना गांव में अलग भाषा, दूसरा गांव चल जाओ तो अलग भाषा। जैसे बिहार है रे, बिहार में जाएगा कहीं मगही बोला जाता है, हे रे छोड़ा की करे छी रे, सॉरी हे रे छोड़ा की करो ही रे। कहीं बोला जाता है दीरा वाला भाषा, क्या ना करे छी रे, नहीं बोला जाता हे हो, हे छोरबा है ना, हाँ वो क्या ना करे छी रे, ये भी बोला जाता है। कहीं भोजपुरी बोला जाता है, का हाल बा भाई लोग सब ठीक बानू, बोला जाता है कि नहीं। तो इसी तरह भोजपुरी, मगही, दिरही, बहुत सारा भाषा है। तो उसी तरह से फ्रांस में भी क्षेत्रीय भाषा क्या था, बहुत था। अब याद रखना, जब भी अपना देश में क्षेत्रीय भाषा को वैल्यू दिया जाएगा तो मतलब सबसे पहले अपना क्षेत्र को देखेगा आदमी, देश को नहीं देखा। नेपोलियन बोनापार्ट का सीधा मानना था सभी देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना है, मतलब सभी के अंदर में देश के प्रति सिर्फ भावना, मतलब ऐसा काम करो कि सिर्फ किसके बारे में सोचे, देश के बारे में। और आजकल हमारा बिहार है, जहाँ आजकल हमारा देश है, सबसे पहले आदमी जन्मता तो पहले अपना बारे में सोचता कि भैया कैसे पैसा कमा के हमारा राजा बन जाए, अब आके वो छोटा लोग को सता कर रखे। मतलब कह सकते हो एक तरह से आज भी हमारा देश पहले जैसा बनता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे प्यारे प्यारे जनता का, किसी का नहीं, प्यारे प्यारे हमारे जनता का, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, देश के बारे में नहीं सोचता है। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट सोचा कि अगर देश के बारे में सोचाना है तो पहले देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए क्षेत्रीय भाषा को हटाकर राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। और वो राष्ट्रीय भाषा याद रखना फ्रेंच भाषा। क्या है भैया, फ्रेंच। क्या भैया, फ्रेंच। कौन भाषा था, फ्रेंच भाषा। तो पूछेगा फ्रांस का राष्ट्रीय भाषा कौन है, तो भैया याद रखना फ्रेंच। क्या था, फ्रेंच। और सबका क्षेत्र में अलग अलग झंडा होता था, जिसे देखता ना आरजेडी का हरियर गमछिया, बीजेपी का ललका रहेगा, सबका अलग अलग होता। तो उसी तरह से हर राजा का छोटा छोटा टुकड़ा होता था, जहां पर हर बहुत सारा राजा, लेकिन सबसे बेसी शासन यहाँ पर सबसे मेन हेड था वही लुई 16वां। ओकरो छोटा छोटा राजा हुआ करता था जिसका अलग झंडा होता था, सबका झंडा क्या आता था, अलग। इसीलिए इस सभी झंडा को हटाकर एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया। क्या बनाया, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तिरंगा, राष्ट्रीय तिरंगा बनाया, जिसमें तिरंगा, राष्ट्रीय तिरंगा बनाया। और उस तिरंगा में हंसुआ था, ऐसे हंसुआ, हंसुआ एगो गेहूं था, उसे हंसुआ वाला था। जाके देखना फ्रांस का तिरंगा कैसा दिखता है, समझ में आया कि नहीं। तुम सब जाके गूगल पर देखो, पढ़ते जाओ, जो जो गूगल पर बोलते हैं तुरंत कर करके गूगल पर पहले सर्च करो, समझा। तो राष्ट्रीय तिरंगा क्या क्या बनाया। और उसके बाद नाप तौल की नई पद्धति, नाप तौल तौल की नई पद्धति बनवाया। मतलब देखता था ना, अमीर लेगा तो 1000 ग्राम को 1 kg, लेकिन गरीब लेगा तो 800 ग्राम को, ठीक है। नई करेंसी लाई, नई करेंसी लाया, मतलब सबका एक नोट कर दिया भैया, जिसमें सब देश में एक ही नोट चलेगा। मतलब ये बहुत सारा बेचारा क्या किया, बदलाव किया। और एगो देखो कौन तो गाना है, हाँ मार्लिए, मार्शल है, क्या है, मार्शल क्या है, मार्शल को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। किसको, मार्शल को राष्ट्रीय गान घोषित, समझा। ये मार्शल को क्या क्या, मार्शल वो गाना हुआ करता, जैसे हम सबका राष्ट्रीय गान क्या, जाना गाना माना यदि ना आया की जय, समझ में आया कि नहीं। तो ये राष्ट्रीय गान उसी तरह से वहां पर मार्शल था, मार्शल नाम का एक गाना था जिसको क्या किया, राष्ट्रीय गीत। उसको जब सुनता था, मतलब अच्छा इसको क्यों, कौन है रे, हंस कौन रहा है रे? जैसे कि मान लो लड़ाई उड़ाई होता था ना, देखने जैसे फ्रांस लड़ाई करता था तो वहां के सेना ने मार्शल गाना सुनता था तो उसको और लड़ने का मन करता था, पूरा जुनून जोग, मतलब देखता ना कभी कभी गाना सुनेगा, ईयरफोन लगा के लगेगा रोमा चलेगा, हा हा पूरा क्या गाना है। उसी तरह से मार्शल गाना जब सुनता था तो सब सेना को और लड़ने का मन करता था, इसीलिए यहाँ का राष्ट्रीय गान कौन हो गया भैया, मार्शल। तो ये बहुत सारा बेचारा नेपोलियन बोनापार्ट काम किया, आया तो इतना सब बदलाव किया, सबको समान अधिकार दिखाया। कुलीनबर्ग, पादरीबर्ग, मध्यवर्ग, सबको क्या कर दिया गया, समाप्त। सबको एक समान, गरीब हो या अमीर, सब एक तरह से, कोई कर्जा उर्जा नहीं देगा। जो जिसका फसल है, जिसका खेती है भैया, सब वो उसका उग जाएगा। और जो कुलीन वाला था ना, कुलीनबर्ग वाला, जरा पास जमीन सबसे ज्यादा आता था, उसका जमीन माली लेकर मध्यवर्ग वालों को बांट दिया, आधा आधा कर दिया सबको, भैया तुम भी इतना लो, तुम भी इतना लो, सब में बांट दिया गया भैया। अब तुम ही बताओ, गरीब को यहाँ पर हो रहा है भला, चिट्टक खराब किसको लगेगा। सिंपल भैया, एक है पादरी वर्ग वाला जो राजा के चचेरा में चेहरा, एक हो भैया कुलीन वर्ग, एक हो भैया मध्य वर्ग।
अब मध्य वर्ग वाले पास कोई जमीन जायदाद नहीं हुआ करता था, लेकिन कुलीन वर्ग वाले जमीन उमीन रखता था, लेकिन ये नौकर की तरह इसको खटाता उठाता था, और जबकि कुछ कुछ नौकरी के पास होता था। लेकिन क्या क्या कुलीन वर्ग वाला सारा जमीन ममीन वाले के किस में बांट दिया, मध्य वर्ग वाले। अब नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा कामे कर रहा था भैया, कनो से तो थुराइबे करेगा, या तो कुलीन से थुराता या तो मध्य वर्ग वाले से। तो भैया मध्य वर्ग के लिए इसको कुछ करना था, इसीलिए क्या किया, कुलीन वर्ग वाले को सारा संपत्ति लेकर किसको बांट दिया भैया, मध्य वर्ग वाले में बांट दिया, ये सब काम। अब जरा से कुलीन वर्ग वाले पूरा एकदम पिनपिना ले, पादरी वर्ग वाला तो पूरा हमारे चाचा को मार दिया, लुईस 16वां को मारा तो लुईस 17वां करा, हमारा भैया को मार दिया, मतलब पता 16 भाई जलमल था, लुईस 16वां करा, 16वां मारा, 17वां हमारे भाई को मार दिया, लेकिन करो हिम्मत है बोले सीधे काट देगा, ऐसे गर्दन में देगा, क्या करेगा, काट देगा, ऐसा ऐसा काम हुआ है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर हुआ 1804 में। आइए पूरा यहाँ पर इतना काम किया। अब बाकी बात, ये पहले कहाँ का राजा बना था भैया, फ्रांस में, कब, 1804 में। लेकिन जैसे फ्रांस के राजा बना, ये तो सब नियम लागू करवे किया, तुरंत जर्मनी के कोई छोटा सा भाग पर भी कब्जा कर लिया, इटली के छोटा सा भाग पर ये क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, लड़ाई करके युद्ध करके निरंकुशवादी राजा को खिचक 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 मारा और वहां पर भी कब्जा कर लिया। धीरे धीरे ये कब्जा कर करके पूरा यूरोप में फैलाना चाह रहा था, नाटक नुक्कड़ के जरिए से, जैसे कि भैया नाटक के सहायता से भैया राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न करना, देश के प्रति कैसे सोचना है, इसकी मतलब चर्चा करने के लिए नाटक उटक करवाता था। कौन, एनबीपी, नेपोलियन बोनापार्ट। नाटक उटक समझता है ना, कि देश के प्रति कैसे सोचना है, उसमें नाटक उटक करवा के पूरा फैला रहा था। स्कूल में सब टीचर को बोला देश के प्रति पढ़ाओ, सबको बोला गया पढ़ाओ। धीरे धीरे पूरा क्या होने लगा, फैलने लगा। अब देखो ये फ्रांस का हो ही गया, अब यहाँ का राजा अलग था, यहाँ का राजा अलग था, यहाँ का राजा अलग था। अब इस सब राजा बोला भैया अगर नेपोलियन बोनापार्ट को नहीं रोका तो ये पूरा यूरोप को डुबा देगा, ये तो पूरा यूरोप को क्या करेगा, आजाद करवा देगा। इसीलिए ये सब एको सातिर चाल चला, क्या चला, सातिर चाल। ये सब देश एक होकर नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ क्या किया, युद्ध, लड़ाई, जो कि हम क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। बेचारा कैसे हारा, फिर कैसे बहुत सारा घटना हुआ, वो तुम सब फिर क्या करेगा, पढ़ेगा। फिलहाल के लिए ये है। अब यहाँ से तुमको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के प्रसार में, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का क्या, आइए यहाँ पे देखो लिखा हो, राष्ट्रवाद के प्रसार में, मतलब प्रसार मतलब फैलाना, राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था। भैया बेचारा बहुत योगदान निभाया नेपोलियन बोनापार्ट, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका है। तो पहले नेपोलियन बोनापार्ट लिखना, ये फ्रांस का सेना था, इन्होंने फ्रांस में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान निभाई, जिसने फ्रांस का सम्राट यानी कि जैसे बोलने लिख देना, फ्रांस का सम्राट यानी कि राजा बनते ही जर्मनी तथा इटली के छोटे छोटे भाग पर हिस्सा किया और नाटक नुक्कड़ के जरिए से पूरा देश में क्या करा, राष्ट्रवाद की भावना फैलाई और अपना कानून लागू किया। और ये कानून लिख देना भैया, उसका कानून क्या था, समानती व्यवस्था समाप्त कर का बोझ समाप्त, समान अधिकार दिलाया, क्षेत्रीय भाषा को घटाकर राष्ट्रीय भाषा को, राष्ट्रीय तिरंगा बनाया, मापतौल की नई पद्धति अपनाई, नए करेंसी की लाया, मार्शले को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। बहुत काम किया गया भैया, बहुत काम किया गया, लेकिन सबको हमको नहीं पढ़ना है, बस जितना हम लिख रहे हैं तुम सबको उतना ही पढ़ना, ज्यादा इससे नहीं पढ़ना। अब कल इससे आगे पढ़ेंगे भैया नेपोलियन बोनापार्ट का युद्ध किससे हुआ था। अच्छा, इसमें तुमसे पूछेगा भैया कुलीन वर्ग वाले किसको बोलते हैं, मध्य, तुमसे 2 नंबर में पूछ लेगा पादरी वर्ग क्या है, कुलीन वर्ग क्या है, मध्य वर्ग क्या है। तो इसका भी जवाब देने के लिए क्या रहना भैया, तैयार रखा है कि हम ये चीज बता दिए। निरंकुशवादी मतलब क्या होता है, ये सभी पूछेगा। निरंकुशवादी मतलब होता है अपना भाषा में हरामी, क्या था, हरामी। अच्छा, लुईस 16वां था भैया, क्या था, एगो ले ले तुम सबसे टेस्ट है। चलो बताओ, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहाँ फैला, फ्रांस, कब, 1789। फ्रांस में 1789 में राष्ट्रवाद की भावना को किस नाम से जानते, फ्रांस की क्रांति के नाम से, फ्रांस की क्रांति के नाम से। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो वही 1789। यहाँ इस समय यहाँ का राजा कौन था, लुईस 16वां। किस वंश से था, बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश, ठीक नहीं। इसे कोची पर फांसी दिया था भैया, गुलेटिन, क्या गुलेटिन पर चढ़ाकर इसे फांसी की सजा दिया गया। कब दिया गया था, 21 जनवरी 1793 में। अब पता है तुम सबको लिख के कर देते हैं, हम तुम सबको तरीका नहीं बताएंगे, तुम सबको अपने आप याद रहेगा सब कुछ। हम पढ़ाई भी ऐसा करेंगे ना बाबू कि तुमको जो डेट ऑफ बर्थ है ना, तुम सबको याद करने में दिक्कत नहीं होता, तुम लिख के रख लो, हमारा भी पढ़ेगा तो एक भी दिक्कत नहीं होगा। और मैं तुमको मजाक चढ़ के बोले, हमको सोशल साइंस पढ़ाने में सबसे तकलीफ होता है,
सबसे हार्ड चैप्टर हमारा सोशल साइंस लगता है। साइंस खत्म, मेरे सामने उसका कोई औकात नहीं है। अगर नहीं है भैया तुम सबको विश्वास तो एक बार जाकर कर लेना बढ़िया से, समझ में। मैथ कोई हैसियत मेरे सामने उसका, हिंदी संस्कृत का कोई हैसियत नहीं, सिर्फ सोशल साइंस का हमारा सामने औकात थोड़ा सा लगता है कि जरी हमरा से बढ़ के है, समझा। लेकिन हमको लगता है भैया इसको भी पढ़ाना शुरू कर देंगे फिर इसका भी काम तमाम हो ही जाएगा, ठीक है। तो डे टू टास्क करने में कोई दिक्कत तुम सबको होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ का राजा कौन बना था? एनबीपी। किसको हराकर? डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी को कब बना था? 1804। यानी ना डायरेक्टरी को कब हराया था? 1700। एक बगली से बताने जाएंगे डेट ऑफ बर्थ। पहला काम हुआ था 89, फिर 93, 99, 800। अब फिर ये लड़ेगा का ये लड़ेगा वो पढ़ेंगे, समझ में, वो कल पढ़ेंगे। तो कल वाला डेट याद रखना, ठीक है। ये सब 5 नंबर में पूछेगा, तुम सब याद रखना भैया, ठीक है। अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो ठीक है। समानती व्यवस्था सब समझा दिए भैया, जनता के राजनीति करके सब समझ, सब निरंकुशवादी शासन समझ, हरामी शासन, बदमाशी शासन, सब कुछ समझा ही दिया। तो तुम सबको दिक्कत क्या है भैया? सोशल साइंस की क्लास है, पहला क्लास है, भैया बता सकते हो भैया तुम्हें क्लास कैसी लगी। और आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते कल की क्लास में। जय हिंद, जय।